बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम MGT 402 लेसन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन का नाम है हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम जानते हैं हमारे पास किसी कंपनी के फाइनेंशियल जो उनका रिकॉर्ड है उसकी एक समरी होती है। तो बेसिकली अगर हमें किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक्सेस मिल जाए तो हम उस कंपनी की फ़ाइनेंशियल परफॉर्मेंस, उसकी फ़ाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बता सकते हैं। तो हमारे पास फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का पर्पस क्या होता है? ये हमारे पास इसलिए बनाई जाती हैं ताकि हम डेमोंस्ट्रेट कर सकें फ़ाइनेंशियल रिज़ल्ट्स टू द यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मतलब कि ये फ़ाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दे रहे हैं, ये जिन लोगों के लिए हेल्पफुल है, जो कि इसके यूज़र्स हैं, उनके लिए हम उनको डेमोंस्ट्रेट करके दिखा सकें कि कंपनी फ़ाइनेंशियली कैसे रिज़ल्ट्स दे रही है। तो ये हमारे पास रिपोर्ट्स होती हैं विच आर प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। ये अकाउंटिंग डिपार्टमेंट प्रिपेयर करता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन प्रिपेयर करता है? अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। एंड आर यूज्ड बाय डिफरेंट पीपल, और ये मुख्तलिफ लोग इसे इस्तेमाल करते हैं इंक्लूसिव ऑफ द मैनेजमेंट ने भी ज़ाहिर डिसीजन करने होते हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वो भी इस्तेमाल करेंगे। तो डिफरेंट पीपल कौन से हो सकते हैं? अगर किसी ने आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो आपका पुराना रिकॉर्ड देखना चाहेंगे, तो वो भी इन्वेस्टर्स भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू IASB फ्रेमवर्क। IASB हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। इन्होंने जो एक फ्रेमवर्क बताया है उसके मुताबिक हमारे पास क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एग्जिबिट इट्स यूजर्स द फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो एनालिसिस ऑफ एन एंटिटी। एग्जिबिट का मतलब हमारे पास होता है दिखाना या नुमाइश करना। तो इसकी जगह अगर आपको याद नहीं रहता और अगर आपको किसी क्वेश्चन में यूज़ करना है, आप इसकी जगह डेमोंस्ट्रेट, शो, कुछ भी कह सकते हैं। तो बेसिकली फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे पास एग्जिबिट क्या करती है? वो इसके यूज़र्स को, जो कि हम पहले बात कर चुके हैं, मैनेजमेंट हो सकती है और इसके अलावा हमारे इन्वेस्टर्स हो सकते हैं और कंपनी के CEO जो भी हैं, जो भी इसके यूज़र्स हैं, उनको क्या एग्जिबिट करती है? ये फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। फाइनेंशियली हम परफॉर्म कैसे कर रहे हैं वो बताती है। अब पोजीशन और परफॉर्मेंस में क्या फ़र्क है? पोजीशन बहुत बुरी भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर पोजीशन बुरी है तो परफॉर्मेंस भी ज़ाहिर है हमारी अच्छी नहीं होगी। इसके अलावा क्योंकि हम कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज को भी इसमें रिकॉर्ड करते हैं, तो उसका एनालिसिस भी होता है हमारे पास। और एंटिटी से इधर क्या मुराद है कि ये सब चीज़ें फाइनेंशियल पोजीशन, परफॉर्मेंस, कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो एनालिसिस जिसका हम कर रहे हैं वो एक एंटिटी है हमारे पास, यानी कि वो कंपनी, उसको हम एंटिटी कह रहे हैं। आगे कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हमारे पास कितने कंपोनेंट हैं? तो ये हम स्टिल IASB फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली देख रहे हैं। तो हमारे पास 5 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले है हमारे पास बैलेंस शीट। ये हमारे पास फाइनेंशियल पोजीशन की स्टेटमेंट है एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम। देन वी हैव इनकम स्टेटमेंट। इनकम माइनस एक्सपेंसेस, मतलब कि जितनी आपकी आमदन हो रही है उसमें से अखराजात को माइनस कर दें फॉर अ गिवन टाइम पीरियड एंडिंग एट अ स्पेसिफाइड डेट। तो एक स्पेसिफाइड डेट पर आप उसको अपनी इनकम भी देख लेते हैं और उसमें से आप माइनस कर देते हैं एक्सपेंसेस, तो वो आपकी इनकम स्टेटमेंट है। देन वी हैव स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन एक्विटी। एक्विटी हमें पता है हमारे पास क्या होती है? जो कंपनी के शेयर्स होते हैं उनसे जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट आती है वो हमारे पास एक्विटी होती है। ऑल्सो नोन एज स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। इसको हम स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स भी कहते हैं और एक्विटी स्टेटमेंट, और सिंपली हम एक्विटी स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। देन वी हैव कैश फ्लो स्टेटमेंट्स समराइजेस इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। ये हमें इनफ्लोज और आउटफ्लोज की समरी बताती है। एंड देन ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो ना कि सिर्फ कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो बल्कि कैश के इक्विवेलेंट्स का, ये हमें मालूम है इस बारे में कि सिर्फ हम फाइनेंस में कैश को कंसीडर नहीं करते, कैश इक्विवेलेंट भी होते हैं हमारे पास। जैसे कि हमारे पास एसेट्स हो सकते हैं और हम दूसरे लिक्विड एसेट्स या फिर मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ जो लेते हैं उन्हें भी हम इस स्टेटमेंट में कंसीडर करते हैं। ओके, देन वी हैव नोट्स टू द अकाउंट्स, includes accounting policies, disclosures and other explanatory information। तो ये बेसिकली हमारे पास लीगल स्टफ़ है।
देखिए पॉलिसीज़ तो आपको समझ आ गई होगी और एक्सप्लेनेटरी इन्फॉर्मेशन भी, बट ये डिस्क्लोजर्स हमारे पास क्या होते हैं। कंपनी ने जो कोई प्रीवियसली चीज़ जो प्राइवेट होती है, लीगली कंपनी पर अगर ऐसी ज़िम्मेदारी है कि वो उसको बाद में डिस्क्लोज़ कर दे, यानी कि उसका ऐलान कर दे, बेसिकली ज़ाहिर कर दे, तो अगर तो ये कंपनी पर एक लीगल ऑब्लिगेशन है कि उसने कुछ सर्टन बातें आफ्टर अ सर्टन टाइम पीरियड ये रिवील करनी है, तो वो हमारे डिस्क्लोजर्स में आ जाता है। एंड it is not possible for all the business entities to prepare all of the components of the financial statements. It depends upon the size, nature, and statutory requirements of each of the entities that whether all components are to be prepared or not. इसका सिंपली ये मतलब है कि अगर आपका कोई बिज़नेस है या फिर कोई भी सब जो कंपनीज़ हैं हमारे पास, ऑल बिज़नेस एंटिटीज़, अब हर जो कंपनी है वो ये सब कंपोनेंट्स को प्रिपेयर नहीं कर सकती, तो ये कंपनी के साइज़ पर डिपेंड करता है या उसकी नेचर पर, या फिर जो उसकी लीगली रिक्वायरमेंट्स हैं, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स मतलब कि हमारी लीगल रिक्वायरमेंट्स जो हैं स्टैचू ऑफ लॉ के मुताबिक, मतलब कि तो ये उस हिसाब से डिसाइड करते हैं कि कौन से कंपोनेंट्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रिपेयर करना है। देन वी हैव फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास स्मॉल बिजनेस एंटिटी है लाइक अ वॉशरमैन, तो उसको नहीं ज़रूरत कि वो प्रिपेयर करे चेंजेस इन एक्विटी, बिकॉज उसके पास तो एक्विटी है ही नहीं, या फिर नोट्स थ्रू द अकाउंट्स, क्योंकि साइज़ ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ही कम है और यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल भी नहीं है। देन वी हैव फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय कॉस्ट अकाउंटेंट. Cost accounting department prepares reports that help the accounting department in preparing final accounts. These include, तो बेसिकली सब्जेक्ट भी हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का है, तो ये कॉस्ट अकाउंटेंट जो है हमारे पास प्रिपेयर करता है रिपोर्ट जो कि अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को हेल्प करती है कि वो फाइनल अकाउंट्स बना सके। तो कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जो बनाता है वो क्या इंक्लूडेड है उसमें, कॉस्ट ऑफ गुड्स। देखिए कॉस्ट डिपार्टमेंट है तो वो कॉस्ट से ही डील करेगा ना, तो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट्स के जितने हमने गुड्स मैन्युफैक्चर किए हैं उनकी स्टेटमेंट, एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट, यानी कि जितने हम बेच चुके हैं उनकी कॉस्ट की स्टेटमेंट। बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट प्रोडक्शन कॉस्ट फंक्शन और द फंक्शन ऑफ एक्सपेंसेस। अब देखें इसमें या तो प्रोडक्शन की कॉस्ट आएगी या फिर जो एक्सपेंसेस हमारे लगे हैं जो कि इंकर्ड हुए हैं गुड्स को बनाने में, या फिर जो सर्विस हम दे रहे हैं उसको अवेलेबल करने के लिए जो हमारे अखराजात हुए हैं वो बताएगा ये। It depends upon the form of business entity whether what should be disclosed. अब बिज़नेस पर डिपेंड करता है कि हमने कौन सी बातें ज़ाहिर करनी है इन स्टेटमेंट्स में और किस एक्सटेंट तक करनी है और कितनी डिटेल्स देनी है। Then we have form of business entities. बिज़नेस एंटिटीज़ की हमारे पास कैसी फॉर्म्स हैं, एक यानी कि एंटिटीज़, आई एम टेलिंग यू अगेन, ये हमारे पास कंपनी है बेसिकली, ओके। तो आपकी कंपनी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी हो सकती है, तो ये क्या करती हैं, ये हमारे पास मटेरियल्स को परचेज़ करती हैं और कंपोनेंट्स को परचेज़ करती हैं और उन्हें फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करती हैं। तो कॉस्टिंग डिपार्टमेंट क्या करता है ऑफ दीज एंटिटीज़, वो बहुत एफिशिएंटली हमारे पास एक कंप्लीट कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करते हुए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स में, मतलब कि जिस तरह जिसमें मैन्युफैक्चरिंग हुई है लाइक किसी जगह पे हुई है, किसी फैक्ट्री में हुई है, जो भी प्रोसीजर फॉलो हुए हैं उनको देखता है कि कॉस्ट एक्यूमुलेशन उनमें कैसे हुई है, बिल्स वगैरह दिए हैं, यूटिलिटीज़ और जो भी हुआ है उसमें कॉस्ट आई है, उस कॉस्ट को वो कैलकुलेट करता है। कौन, कॉस्टिंग डिपार्टमेंट। प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग पर यूनिट कॉस्ट एंड डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज आर डिफाइंड। तो कॉस्टिंग डिपार्टमेंट हमें ये सब बताता है कि पर यूनिट की कॉस्ट को कैसे आप डिटरमाइन करोगे और इन्वेंट्रीज को रखने की जो कॉस्ट है उसको आप कैसे डिफ़ाइन करोगे। देन वी हैव ट्रेडिंग एंटिटीज़। अब ट्रेडिंग से मतलब है कि ये मैन्युफैक्चर तो नहीं कर रही, ये हमारे पास परचेज़ करती हैं किसी गुड को, ठीक है, एंड देन सेल टेंजिबल प्रोडक्ट्स विदाउट चेंजिंग देयर बेसिक फॉर्म। उनमें ये कोई बेसिकली चेंज नहीं कर रहे, ओके। Costing department of these entities is not involved in that minute calculations and procedures. तो कॉस्टिंग डिपार्टमेंट जो इन एंटिटीज़ का है उसको इतनी माइन्यूट, इतनी माइनर कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ती, बिकॉज एक गुड जो है हमारे पास वो तो पहले ही मैन्युफैक्चर होके आ रहा है, तो इन्होंने बस रिकॉर्ड रखना है किस चीज़ का,
कि हम कॉस्ट ऑफ गुड परचेज्ड के जितने में हमने ख़रीदे थे, ठीक है, एंड देन इन्वेंट्री, उनको रखने की जो कॉस्ट है. देन वी हैव सर्विसिंग एंटिटीज़. सर्विसिंग एंटिटीज़ हमारे पास सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं या फिर इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स. इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं? जिन्हें हम टच नहीं कर सकते. ओके, लाइक अ सॉफ्टवेयर और समथिंग लाइक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कह लें. लाइक हमारे पास ट्रेडमार्क्स होते हैं, एजुकेशन, इंश्योरेंस और ब्रांड रेपुटेशन वगैरह. The costing department of these entities is also concerned with calculation of cost of service provided, कि उस सर्विस को प्रोवाइड करने में कितनी कॉस्ट लग रही है. बिकॉज़ यहाँ ना तो हमारे पास इन्वेंटरी है और ना हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग हो रही है. ओके, बट सर्विस की इन्वेंटरी भी हो सकती है. इन्वेंटरी ऑफ सर्विसेज ऑल्सो डिटरमाइंड इन दिस टाइप ऑफ कंसर्न्स. तो इनकी आप कहेंगे इन्वेंट्री कैसे हो सकती है? तो बेसिकली अगर जिस तरह कोई सॉफ्टवेयर पहले समझे हमारे पास आते थे तो वो DVDs में अगर आते थे तो उन DVDs को होल्ड करना पड़ता था और अपने पास रखना पड़ता था. आज देख लें, अगर आपके पास ड्राइव्स हैं, USB ड्राइव्स हैं, हार्ड ड्राइव्स, ऐसी चीज़ों में आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर है तो वो भी आपकी इन्वेंट्री में आ जाएगी. देन वी हैव इन्वेंट्री. It is the cost held in material and supplies, work in process and finished goods that will provide economic benefits in future. It is also known as stock. तो बेसिकली जो आपने मटेरियल बना ली है, सप्लाईज बना ली हैं या अपने गुड्स को फिनिश कर लिया है, तो उनको जब आपने अपने पास स्टॉक करके रखना है तो उसमें जो आपकी कॉस्ट आएगी वो इन्वेंट्री है, वो इन्वेंट्री कॉस्ट होगी. बट इन्वेंट्री बेसिकली हमारे पास ये इटसेल्फ भी कॉस्ट है. ये कॉस्ट क्यों है हमारे पास? बिकॉज देखें यहाँ लिखा हुआ है इट इज़ द कॉस्ट हेल्ड इन मटेरियल. ये इस तरह से कॉस्ट है कि एक मटेरियल आपने फिनिश कर लिया. फॉर एग्जांपल एक पेन बनाने वाली कंपनी थी, उसने आपके पास पेन बना के स्टोर कर लिए हैं, तो इन पेन्स पर कोई कॉस्ट आई होगी. तो ये कॉस्ट अब किसके अंदर हमारे पास मौजूद है? हमारी तरफ से तो पैसे लग गए बट वो हमारे पास इस पेन के अंदर मौजूद है. तो वो जो कॉस्ट हमारी थी जो मटेरियल पर आई थी वो अब इस पेन के अंदर हेल्ड है. तो बेसिकली इसलिए हम कहते हैं कि इन्वेंट्री हमारे पास एक कॉस्ट है, लेकिन इसे एक एसेट की तरह ट्रीट किया जाता है बैलेंस शीट पर जब तक इसको बेच नहीं दिया जाता. ओके, एडजस्टमेंट फॉर इन्वेंट्रीज इज़ पिवटल इन कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. जब आपने गुड्स सोल्ड की, जो कि बिक चुके हैं आपके पास गुड्स, उनकी कैलकुलेशन करनी है, उनकी कॉस्ट की, तो आपने इन्वेंट्रीज़ को एडजस्ट करना उसमें हमारे पास पिवटल है, बहुत ज़रूरी है. बेसिक रीज़न इसका क्या है? इज़ दैट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूरल कॉन्सेप्ट. एक्यूरल कॉन्सेप्ट अगर आप लोग नहीं जानते इस बारे में तो इसका मतलब है कि हम रेवेन्यू को तभी रिकॉर्ड कर लेते हैं जब वो अर्न होता है और एक्सपेंसेस को तभी रिकॉर्ड कर लेते हैं जब वो इनकर होते हैं, बजाय कि हम तब तक का वेट करें कि जब तक हमारे पास कैश हमारे हाथ में नहीं आ जाता. तो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मेरे पास आया, मेरी एक कंपनी है और उसने मुझे कहा कि ये आपके स्टॉक में से 100 आइटम्स मैं ख़रीद रहा हूँ, बट उसने मुझे भी पेमेंट नहीं की और मेरा अकाउंटिंग पीरियड ख़त्म हो रहा है. तो मैं उस पेमेंट को, जो कि उसने भी नहीं की बट आई नो कि वो कर देगा, तो अकाउंटिंग पीरियड के एंड होने से पहले हम उसमें रिकॉर्ड कर लेंगे. तो हमने किस बेस पर किया? जबकि हमें कैश नहीं मिला तो हमने एक्यूरल बेसिस पे किया. तो इसलिए क्योंकि कैश तो आया नहीं, तो फिर हम किस बेस पर रिकॉर्ड कर रहे हैं? एक्यूरल बेस तो हो गया, बट एक्यूरल बेस के लिए भी क्या बेस है हमारे पास? तो वो बेस हमारे पास ये है कि हमारी इन्वेंट्री में से 100 आइटम्स माइनस हो गए ना, तब हमें पता चला. तो इसलिए इन्वेंट्री का हिसाब रखना भी हमारे पास ज़रूरी है. ओके, देन वी हैव एडजस्टमेंट्स ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्रीज इन द कॉस्ट प्रोडक्शन. Cost of purchases is essential to match the cost with its revenue. और ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्रीज़ के जब हमने ओपनिंग पीरियड था और क्लोजिंग पीरियड था उस पर भी हिसाब रखना ज़रूरी है ताकि हम कॉस्ट को रेवेन्यू के साथ मैच कर सकें कि कितनी हमारी चीज़ें बिकी, कितनी नहीं बिकी. फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ इन्वेंट्रीज आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज. जो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं उनमें इन्वेंट्रीज हमारे पास 3 टाइप की होती हैं. फर्स्ट इज़ मटीरियल एंड सप्लाइज इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री एंड फिनिश गुड्स इन्वेंट्री.
तो ये एक हमारे पास सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चार्ट है इन सब का, इनको आगे एक्सप्लेन किया हुआ। लेट्स सी, ओके एक्सप्लेन नहीं किया हुआ बट हम इन्हें एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है हमारे पास, वो मटेरियल्स एंड सप्लाईज इन्वेंट्री, मतलब कि जब हमारे पास रॉ मटेरियल आया तो उसको भी तो कहीं होल्ड करना है, तो उसकी इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी। देन वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, अब ऐसा तो नहीं हुआ कि रॉ मटेरियल आया और एक दिन में वो फिनिश गुड्स बन गए, इट्स नॉट पॉसिबल। तो हम क्या करते हैं, जो प्रोसेस में आपके पास होता है वर्क, तो आपने जो वो मटेरियल है उसको भी स्टोर करना होता है, तो वो भी आपने अपनी इन्वेंट्री में रखना है। ओके, देन वी हैव फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री, कि जब आपके गुड्स फिनिश हो गए हैं तब आपने उनकी इन्वेंट्री रखनी है, बिकॉज़ अब वो बनते साथ ही आपके पास बिक तो नहीं जाएंगे अनलेस आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ हुआ, तो इन्हें भी हमें होल्ड करना पड़ेगा। देन जो ट्रेडिंग हमारे पास होती हैं, जो ट्रेडिंग एंटिटीज़ हैं, जो ट्रेडिंग कंपनीज़ हैं, उन्होंने जो गुड्स परचेज़ किए हैं उन्हें उनकी इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी, और जो सर्विसेज हैं उनको अपने वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी। यहाँ पे गुड्स का जिक्र क्यों नहीं किया गया, बिकॉज सर्विस इटसेल्फ हमारे पास एक गुड नहीं है, वो हमारे पास वर्क ही है। ओके, तो कहाँ कहाँ स्टोर किया जा सकता है, वो लोकेशंस हैं, स्टोर में, वर्कशॉप में, वेयर हाउसेस में और शोरूम में, एंड देन वर्क प्लेस या ऑफिस में। और ये इनके नीचे दिए हुए हैं कि जो मटेरियल वगैरह है उसे आप स्टोर में रखेंगे, जो वर्क इन प्रोसेस है ज़ाहिर वो वर्कशॉप में होगा, एंड देन फिनिश गुड्स आपके पास वेयर हाउस में होंगे। देन जो परचेज गुड्स आपने रखे हैं वो शोरूम में होंगे, बिकॉज आपने उन्हें शो करना है, एंड वर्क प्लेस में आपकी सर्विसेज वगैरह होंगी। ओके, देन वी हैव दिस स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। जो आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट है उसका हमारे पास एक फॉर्मेट क्या है, तो यहाँ देखिए एंटिटी नेम, यहाँ पर आपकी कंपनी का नेम आ जाएगा, फॉर एग्जांपल XYZ आ जाएगा। देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है फॉर द ईयर एंडेड, फॉर एग्जांपल 2026 की स्टेटमेंट बना रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड बताया गया है। ओके, रुपीज़ में हम ये सब बता रहे हैं। तो ओपनिंग इन्वेंट्री आपने बताई, नेट परचेजेस, मटेरियल अवेलेबल एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री, डायरेक्ट मटेरियल्स। ओके, तो ये सब आपने यहाँ पर रिकॉर्ड किया हुआ है। ओके, देन वी हैव एंड पे आपने कैलकुलेशन कर ली। तो अब इसे बनाने के लिए स्टूडेंट्स को उन्होंने कहा है कि क्या चाहिए। तो अगर आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनानी है, फर्स्टली आपको चाहिए होगा 6 एलिमेंट्स चाहिए। 3 ऑफ दीज बिलोंग टू द कॉस्ट एंड 3 बिलोंग्स टू द इन्वेंट्री। तो टोटल आपको 6 एलिमेंट्स जो से चाहिए, उनमें से कॉस्ट के 3 एलिमेंट हैं जो कि हमारे पास है मटेरियल एंड सप्लाईज, लेबर एंड FOH। FOH इज़ बेसिकली फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट। ओके, तो इसमें बेसिकली जितने भी हमारे पास इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंक्लूड हुई थी वो सब आ जाएगी। और इन्वेंट्री में हमें अब क्या चाहिए, मटेरियल एंड सप्लाईज, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश्ड गुड्स हमारे पास जो हैं। ओके, फॉलोइंग इज़ द स्टेप वाइज कैलकुलेशन जो कि हमें दी गई है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट में। तो डायरेक्ट मटेरियल जो हमारे पास था उसमें नेट परचेसेस को ऐड किया, मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़, तो ये हमारे पास बेसिकली इन दोनों को ऐड करके आया। अब इसमें से हमने लेस कर देना है, माइनस कर देना है रॉ मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक, कि जो रॉ मटेरियल था वो क्लोजिंग पर हमारे पास कितना था वो माइनस कर दिया, तो ये हमारे पास टोटल मटेरियल कंज्यूम्ड आ गए। नोट, अमाउंट ऑफ नेट परचेसेस कम्स अप विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशन। कि नेट परचेसेस कैसे निकाली हैं, ये वाली, तो ये हमने ऐसे निकाली हैं कि परचेसेस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, उसमें से माइनस करना है ट्रेड डिस्काउंट जो आपको मिले हैं, और उसमें से माइनस करना है परचेज रिटर्न जो हुई है, और इसमें आपने ऐड कर देना है कैरेज इनवर्ड, ये बेसिकली आपकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कह लें, एंड देन ऐड अदर रिसीविंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट। तो ऐसे आपके पास नेट परचेजेस की अमाउंट आ जाएगी। देन प्राइम कॉस्ट हमें पता कैसे निकालनी है, हम पहले से इसका फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं कि डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में आपने लेबर को ऐड कर देना है। देन टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, तो इसमें आपने बेसिकली क्या करना है, प्राइम कॉस्ट में आपने
फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड कर देना है। और फैक्ट्री ओवरहेड में बेसिकली ये सारी चीज़ें हमारे पास आ रही हैं, बिल्स आ रहे हैं, डायरेक्ट लेबर, तो ये सब मिलके जो हमारे पास बनता है ये हमारे पास टोटल 80,000 बन जाएगा, जिसको हमने ऐड कर देना है ये प्राइम कॉस्ट में। तो हमारे पास टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट हमारे पास इंक्लूड करती है सारी प्रोडक्शन कॉस्ट एक्सपेक्ट डायरेक्ट मटेरियल। इसमें हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट नहीं आती, डायरेक्ट लेबर की नहीं आती और अदर डायरेक्ट कॉस्ट नहीं आती। ओके, देन वी हैव प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ओके, सो द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू जैन एंड को। एक कंपनी है हमारे पास जैन एंड को, इसका हमारे पास डेटा मौजूद है कि ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास रॉ मटेरियल्स का, देन वी हैव ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस, देन हमारे पास परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस। तो बेसिकली जिसका ओपनिंग है इसका, उसका हमारे पास क्लोजिंग है, ओके, और सॉरी इसका, एंड देन वर्क इन प्रोसेस का भी हमारे पास क्लोजिंग है। ओके, फाइंड क्या करना है, प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। सो दिस इज़ इजी। प्राइम कॉस्ट में हमने क्या करना है, देखें आपके पास था ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, यहाँ से देखें आपके पास 80,000 था, इसमें ऐड कर देने हैं रॉ मटेरियल की जो परचेसेस थी, वो हमारे पास थी 230,000, तो उसको ऐड कर दिया। उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो क्लोजिंग स्टॉक आपने माइनस कर दिया। देन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है, इसको भी ऐड कर दिया और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को भी ऐड कर दिया। देन इन सब को आप टोटल कर लेंगे तो आपके पास प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। अब देखिए इसमें सब कुछ ऐड किया है, लेस क्या किया है, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये हम प्राइम कॉस्ट के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, वहाँ से आप जाके देखेंगे तो आपको इसका फॉर्मूला भी मिल जाएगा। तो बेसिकली इसका यही फॉर्मूला था कि जितने आपके पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उनको आपने ऐड कर देना है। अच्छा, ये क्लोजिंग ऑफ स्टॉक रॉ मटेरियल को हम लेस क्यों कर रहे हैं, बिकॉज बेसिकली जो क्लोजिंग स्टॉक था हमारे पास वो प्रोडक्ट को बनाने में यूज़ नहीं हुआ था। अब आप कहेंगे हमें कैसे पता चला कि रॉ मटेरियल वाले को हमने लेस करना था और ये वर्क इन प्रोसेस वाले को नहीं करना था। तो बेसिकली प्राइम कॉस्ट हमारे पास थी क्या, डायरेक्ट कॉस्ट थी ना, जो कि हमारे पास मटेरियल को बनाने में आ रही थी। तो आपने सारी वो वाली कॉस्ट ली हैं। देखिए मटेरियल को बनाने में कौन सी कॉस्ट आई थी, जो कि हमने रॉ मटेरियल था, राइट, तो आपने वही लिया, आपने रॉ मटेरियल लिया ओपनिंग स्टॉक उसका, आपने वर्क इन प्रोसेस नहीं लिया, बिकॉज वर्क इन प्रोसेस उसमें आप कुछ दोबारा ख़रीद तो नहीं रहे। देन परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल, ये भी आपने ख़रीदा था तो इसे भी ऐड कर लेंगे। इसमें आपके पास डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो कि आप लेबर्स को दे रहे हैं वो भी आ जाएगी। अभी हम ओवरहेड्स को नहीं डाल रहे क्योंकि प्राइम कॉस्ट में वो नहीं आते, वो तो ओवरहेड है ना। ओके, देन क्लोजिंग ऑफ ये जो स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस है, वर्क इन प्रोसेस, इसको भी हमने नहीं करना बिकॉज पहले भी हमने वर्क इन प्रोसेस को नहीं देखा, बिकॉज ये तो हमारे मटेरियल से जो हम बना रहे हैं, जो हमारे पास कॉस्ट आई है मटेरियल को ख़रीदने की, प्राइम कॉस्ट उसको अफेक्ट ही नहीं करता। तो बचा क्या, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब देखें एक बार आपने सारा रॉ मटेरियल इकट्ठा ख़रीद लिया, $10,000 का ख़रीद लिया। ओके, अब इसमें से आपने अगर $9,000 का बना लिया है एंड देन क्लोजिंग पर आपके पास लाइक $1,000 बचे हैं, राइट, $1,000 का स्टॉक बचा रॉ मटेरियल का। ये रॉ मटेरियल थे, इसमें से आपने 9,000 का बना लिया, वो प्रोडक्ट्स आपके फिनिश हो गए। तो आपने अब फैक्ट्री बंद करनी है, तो फैक्ट्री बंद करते हुए आपने ज़ाहिर है रिकॉर्ड रखना है कि कितना रॉ मटेरियल बचा है। तो आपने रिकॉर्ड रखा कि मेरे पास क्लोजिंग के वक्त ये $1,000 बचे थे, $1,000 का मटेरियल बचा था। ओके, तो अगर आप इसको प्राइम कॉस्ट में आपने एक दफ़ा ये $10,000 ऐड कर ली हैं, इन 1,000 को दोबारा ऐड कर देंगे तो वो तो कॉस्ट ख़राब हो जाएगी, आप इसको दोबारा तो नहीं ना ख़रीद रहे। जो क्लोजिंग हमारे पास रॉ मटेरियल है वो हमारी प्राइम कॉस्ट में ऐड नहीं हो रहा, बिकॉज़ वो तो क्लोजिंग का एक हम रिकॉर्ड रख रहे हैं, वो तो सिर्फ रिकॉर्ड कीपिंग पर्पसेस के लिए है, उसको दोबारा ऐड नहीं करना, उसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है ताकि हम सब्ट्रैक्ट करके अपनी सही अमाउंट निकाल सकें। देन टोटल जो हमारे पास फैक्ट्री कॉस्ट है
बेसिकली ये बहुत इजी है। प्राइम कॉस्ट में हमने फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड कर देना है, तो ये हमारे पास आ जाएगी टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 2, उसामा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक हमारे पास कंपनी है जो कि सबमिट करती है ये इन्फॉर्मेशन हमें 30 जून 2005 को, कि उन्होंने ये रॉ मटेरियल ख़रीदा और ये परचेजेस किए, ये पावर हीट के उनके चार्जेस थे। देन आगे हमें और भी दिया हुआ है इनडायरेक्ट कॉस्ट, और हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, डिप्रिसिएशन एंड परचेज रिटर्न्स, फ्यूल एक्सपेंसेस, बिल्डिंग की डिप्रिसिएशन और ट्रांसपोर्टेशन, बैड डेट्स, ऐसे कर्ज जो कि वापस नहीं मिल रहे, इनडायरेक्ट लेबर और अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। तो एंड पे हमारे पास रॉ मटेरियल्स की इन्वेंट्री दी हुई है 2005 के लिए, और शुरू हम कहाँ से हुए थे रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री? जुलाई 1, 2004 से। ओके, तो हमने क्या फाइंड करना है? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड एंड देन फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। तो रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड में हमारे पास अब क्या आएगा? तो देखें, रॉ मटेरियल्स जहाँ से हम शुरू हुए थे जिस डेट से, तब हम लिख लेंगे कि हमारे पास 25,000 के रॉ मटेरियल्स थे। हमने बताना है कि कंज्यूम कितने हो चुके हैं, हम खर्च कितने कर चुके हैं उनमें से। तो इसमें परचेज़ ऑफ मटेरियल्स को हम ऐड कर देंगे एंड देन लेस कर देंगे परचेज़ रिटर्न्स को। अब देखें, जिसमें रिटर्न है जो कि हमें वापस आ गया है, तो उसको तो हम माइनस करेंगे ना कॉस्ट में से, कि ये हमें ख़र्चा नहीं पड़ा, इसको माइनस कर दो। देन कैरेज इनवर्ड जो हमें किराया पड़ा है, ज़ाहिर है उसे भी हम ऐड करेंगे। देन लेस क्या करेंगे? मटेरियल इन्वेंट्री। ये वही बात आ गई कि सारे मटेरियल का हमने सामान नहीं बना लिया, फिनिश्ड गुड नहीं आए हमारे पास, तो जितना मटेरियल बच गया है उसको हम दोबारा तो ऐड नहीं ना करेंगे, उसको हमने लेस करना है। लेस करके बताना है कि ये मटेरियल तो हमारे पास बचा हुआ है अभी, ओके, तो इसको हम माइनस कर देंगे। दैन हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड आ जाएगी। देन फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड में ज़ाहिर है वो चीज़ें आ जाएंगी जो कि डायरेक्टली हमारी कॉस्ट में नहीं थी, जिस तरह कि ये यूटिलिटीज़ के बिल, ओके। देन इनडायरेक्ट सारी कॉस्ट आपने डाल देनी है। अब आपको पता है डेप्रिसिएशन भी इनडायरेक्ट होती है। देन इनडायरेक्ट लेबर, फ्यूल एक्सपेंसेस भी हमारे पास इनडायरेक्ट में आ रहे हैं। अदर मैन्युफैक्चरिंग, बस जो भी हमारे पास डायरेक्ट नहीं था उस सबको आपने ऐड कर देना है, वो आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा। देन फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू कासिम एंड को। कासिम एंड को है हमारे पास, उसका डेटा है हमारे पास, ओपनिंग स्टॉक है, देन वर्क इन प्रोसेस का ओपनिंग स्टॉक है, एंड देन हमारे पास परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स, क्लोजिंग स्टॉक, दोनों चीज़ों का, रॉ मटेरियल्स का भी, वर्क इन प्रोसेस का भी। करना क्या है? एक स्टेटमेंट बनानी है टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो हमें बताए, तो लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग की हमारे पास स्टेटमेंट। तो ओपनिंग स्टॉक लिख लिया, उसमें ऐड कर दिया रॉ मटेरियल जो हमने ख़रीदा है उसकी परचेज़। लेस क्या करना है आप लोग अब तक समझ ही गए होंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। देन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हमारे पास आ जाएगी, ठीक है, ये हमारे पास आ गई। अब इसमें अगर हम डायरेक्ट लेबर को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। बिकॉज देखें, रॉ मटेरियल भी हमारे पास एक डायरेक्ट चीज़ थी, उसमें दूसरी डायरेक्ट चीज़ ऐड करके हमें क्या मिल गया? प्राइम कॉस्ट मिल गई। देन अगर हम इसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल मैन्युफैक्चरिंग या फैक्ट्री कॉस्ट कह लें आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास FNS मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो सबमिट करती है अपनी इन्फॉर्मेशन 30 जून 2005 की। उनकी इतनी सेल्स हुई है ईयर में, और देन रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री, फिनिश गुड की इन्वेंट्री, परचेजेस, डायरेक्ट लेबर, ये यूटिलिटीज़ आ गई हमारे पास। देन इनडायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आ गई, डेप्रिसिएशन, ये सब इनडायरेक्ट हो गया, सेलिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग, बैड डेट्स, इनडायरेक्ट लेबर, दूसरे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आ गए। वर्क इन प्रोसेस जुलाई 2004 में, और वर्क इन प्रोसेस एंड पर हमारे पास जो हुआ रॉ मटेरियल्स की इन्वेंट्री जो हमारे पास जून में स्टार्ट हुई थी, और फिनिश गुड की इन्वेंट्री हमारे पास जो कि जून में स्टार्ट हुई थी, ओके, आई एम सॉरी, जून में एंड हुई थी, बिकॉज ये जुलाई ऑफ 2004 में स्टार्ट हुई थी, ओके। तो जुलाई ऑफ 2004 में स्टार्ट होने वाली चीज़ें जून ऑफ 2005 में एंड हो रही हैं, और यानी कि उनका हमने क्लोजिंग रिकॉर्ड रखा हुआ है,
देन वी हैव रिक्वायर्ड कि हमने कैलकुलेट करना है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड और प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट टोटल। तो ये तो अब तक हम जान ही चुके हैं कि कैसे करना है। तो देखें कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर फॉर द ईयर जून 2005 जो हमारा जहाँ पर एंड हो रहा है उस ईयर को हम मेंशन करते हैं। ओके, रॉ मटेरियल्स इन्वेंट्री जो कि हमारे पास जुलाई 2004 में स्टार्ट हुई थी, उसमें ऐड कर दिया हमने परचेसेस को, माइनस उसमें से कर दिया जो कि हमारे पास इन्वेंट्री में बचा हुआ पड़ा था। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड आ गई। ओके, तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप हो गया। देन अगर हम इसमें डायरेक्ट लेबर को ऐड कर देंगे तो पहली चीज़ भी हमारे पास डायरेक्ट आई थी, दूसरी डायरेक्ट ऐड कर दी तो हमारे पास प्राइम कॉस्ट आ गई, मतलब कि डायरेक्ट कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट के लिए। तो दूसरा स्टेप भी हो गया। थर्ड स्टेप फैक्ट्री की टोटल कॉस्ट। तो इसमें अब आपने बाकी सब क्या ऐड कर देना है, जो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे वो सब ऐड कर दिए, तो आपके पास टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई। ओके,